सवाल यह है कि डेमोक्रेसी भारत की तब तक बची हुई है जब तक कि भारत की डेमोग्राफी बची हुई है। अब डेमोग्राफी में जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तभी तक भारत जो है बचा हुआ है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होंगे उस दिन भारत भारत नहीं रहेगा। जिस तरह से बाकी देश जो हैं वहां पर अब डेमोक्रेसी नहीं है और वहां सेकुलरिज्म नहीं है, क्योंकि हिंदू हैं इसलिए भारत में सेकुलरिज्म है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो इसीलिए जो है भारत अब तक बचा हुआ है। लेकिन अगर भारत की डेमोग्राफी बदल गई तो फिर क्या होगा? भारत का संविधान खतरे में है, यह जुमला आपने बहुत बार सुना होगा, बार बार सुना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह जुमला खूब उछाला गया। लेकिन बात सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं रही। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आज तक यह जुमला खूब इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक सभाओं में, गैर राजनीतिक सभाओं में इस जुमले को बार बार दोहराया जाता है। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, विपक्ष के तमाम नेता लाल रंग की जो डायरी लेकर, जिसको संविधान की लाल रंग की कॉपी लेकर के ये तमाम सभाओं में जाते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाना है, हम दरअसल संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां तक कि कई सभाएं जो हैं वो होती हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी करें, राहुल गांधी करें, इनकी सभाओं में पीछे जो तस्वीर होती है, बैनर होता है, वो भारत के संविधान का होता है। और ये कहते हैं कि दरअसल यही लोग भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कई तो सभाएं भी जो हैं, कई तो जो कार्यक्रम भी हैं, वो संविधान बचाओ समिति के बैनर तले इस तरह की कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन भारत का संविधान जो है उसको कोई खतरा नहीं, क्योंकि भारत एक बहुत मैच्योर जो है डेमोक्रेसी है और भारत के संविधान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन भारत के बगल में बांग्लादेश का संविधान जो है वो जरूर खतरे में आ गया। अब बांग्लादेश का संविधान इसलिए खतरे में आ गया क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश में जब सरकार को टॉपल कर दिया गया और वहां पर जो है जो डीप स्टेट, अमेरिका का जो डीप स्टेट, यूएस का जो डीप स्टेट था, उसने वहां पर पहले सरकार को टॉपल किया, सरकार को गिराया। उसके बाद मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर के रूप में वहां पर स्थापित कर दिया, जो कहने के लिए ही कहा जाता है कि वो जो है नोबेल पीस पुरस्कार विजेता है। लेकिन उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिलने के बावजूद वो वहां पर जिस तरह के हिंदुओं का कत्लेआम करवा रहे हैं, उसको देखकर अब नोबेल पीस पुरस्कार की भी जो है, मुझे लगता है कि उसकी भी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये बहुत सारे लोग खुलकर कहते हैं कि दरअसल मोहम्मद यूनुस को जो नोबेल पीस पुरस्कार मिला वो अमेरिका की डीप स्टेट नहीं, और जो हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, ये जो पूरे डीप स्टेट का है लोग हैं, उन्होंने उनको दिलवाया था। और वो क्योंकि मोहम्मद यूनुस उनके पपेट है इसलिए उनको दिलवाया गया। अब डीप स्टेट ने अपने पपेट को वहां पर बैठा दिया। अब जो अमेरिका का जो पपेट, डीप स्टेट का, अमेरिका का नहीं कहना चाहिए, डीप स्टेट का जो पपेट वहां बैठा है, उसने वहां पर अब नई नई चालें चलनी शुरू करी है। अब वहां पर बांग्लादेश के अंदर बाकायदा ये तैयारी हो गई है। वहां के जो अटॉर्नी जनरल है उसने ये खुलेआम बोल दिया और इसको लेकर के अब पेपर वर्क भी शुरू हो गया है और अदालती लड़ाई भी शुरू हो गया। लड़ाई क्यों कहनी चाहिए, अब उनको लड़ाई करने की जरूरत नहीं, वो जब चाहेंगे तब बदल लेंगे, क्योंकि वहां पर जिस तरह का शासन है पूरी तानाशाही है। तो अब वहां पर यह कह दिया गया है कि बांग्लादेश का जो संविधान है उसके संविधान के अंदर जो सेकुलर शब्द लिखा है उस शब्द को निकाला जाए। यह तर्क दिया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में 90% मुसलमान हैं, इसलिए अब वहां पे इस्लामी मुल्क होना चाहिए। संविधान की कोई जरूरत नहीं है, सेकुलरवाद की कोई जरूरत नहीं है। अब वहां पर दरअसल जो संविधान है उसमें साफ तौर पर यह होना चाहिए कि बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है, सेकुलर मुल्क नहीं है, क्योंकि 90% वहां पर मुसलमान रहते हैं। अब 90% मुसलमान जो रहते हैं, यानी कि बांग्लादेश की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। 1947 में जब बांग्लादेश बना, जब भारत का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश बना, तब बांग्लादेश के अंदर हिंदू जो थे उनकी आबादी 22% थी, 22%। तो वहां पर जो है हिंदुओं की अच्छी खासी तादाद थी और वहां पर जो भी वजह रही हो उसके बाद वहां पर उसको अपने संविधान के अंदर सेकुलर शब्द जोड़ना पड़ा। लेकिन अब वहां पर जो हिंदू हैं उनकी आबादी 22% से घट के आज उनकी आबादी 7%, बल्कि कुछ लोग कहते हैं 6-6.5% रह गई है। और ये 6-6.5% भी कब तक रहेगी कोई नहीं जानते, क्योंकि रोज बांग्लादेश से ऐसी खबरें आ रही हैं, रोज वहां से वीडियोज आ रहे हैं कि वहां पे जो हिंदू हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, उनको जो है मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं।
गांव में और शहरों में भी, दोनों जगह पर जो है वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है। कई हिंदू लड़कियां हैं जिनको उठा लिया जाता है घर से, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। ये तमाम चीजें आ रही हैं। वहां पर जो जिहादी हैं वो सड़कों पर निकल के खुलेआम वहां पर नारे लगा रहे हैं कि हम हिंदू तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे। और उसके बाद नारे लगाने के साथ साथ ये होता है कि हिंदुओं को कहा जाता है तुम या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान जानी तय है। तो वहां पे खुलेआम वो नारे लगा रहे हैं कि हिंदू हम तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, इस तरह के वहां पे नारे लग रहे हैं। और वहां की जो पुलिस है, वहां की जो सेना है, वो खुद भी जो है अब जिहादियों के साथ शामिल हो गई है और वो हिंदुओं का कत्लेआम वहां पर चल रहा है। तो बांग्लादेश इस बात का ताजा उदाहरण है कि जब कभी भी किसी भी मुल्क में जब पॉपुलेशन का रेशो जो है, आबादी जो है वो बदलती है और डेमोग्राफी बदलती है, वहां पर मुसलमानों की तादाद बढ़ती है, तो फिर पूरी तरह से वो पूरा देश पूरी तरह से बदल जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, इतिहास में भी देखेंगे तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। और अब बांग्लादेश का इसका ताजा उदाहरण बन गया है कि जैसे ही डेमोग्राफी चेंज होती है तो फिर उस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं रहती। हम अक्सर ये कहते सुनते हैं, जो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं वो ये कहते हैं, अक्सर वो विपक्ष को चैलेंज करते हुए कहते हैं भाई 56-57 मुस्लिम देश हैं, एक भी देश बताओ जहां पर की डेमोक्रेसी हो। 56-57 देश हैं, एक भी देश बताओ जहां पर दरअसल सेकुलरिज्म हो। और वो कोई कहीं नहीं होता। बांग्लादेश इसका एक थोड़ा सा एक उदाहरण था जहां पर डेमोक्रेसी थी और जहां पर डेमोक्रेसी के साथ साथ जहां पर सेकुलरिज्म उनके संविधान में लिखा था। लेकिन अब बांग्लादेश में जो डेमोग्राफी है वो बदल गई है। इसलिए डेमोग्राफी बदलने के बाद अब वहां पर डेमोक्रेसी नहीं रही, अब वहां तानाशाही है। वो आप अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह की तानाशाही है। और दूसरी तरफ वहां पर तानाशाही के साथ साथ अब वो सेकुलरिज्म को भी खत्म करने पर तुले हैं कि अब वो कहते हैं सेकुलरिज्म नहीं रहेगा क्योंकि अब इस्लामी मुल्क होगा। अब इसमें आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है वो वहां पर रिजीम चेंज हुआ है, ट्रंप आए हैं। और ट्रंप ने जिस तरह की अपनी टीम चुनी है उसको लेकर लगता है कि मोहम्मद यूनुस की और बांग्लादेश की जो है आने वाले दिनों में उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। और वो इस तरह से खुलेआम ये सब कुछ कर पाएंगे कहना मुश्किल है। वो उसमें ट्रंप जो है जरूर कुछ ना कुछ इसको लेकर आपत्ति जताएंगे। लेकिन डीप स्टेट बांग्लादेश को बदलने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। ट्रंप कितने कामयाब हो गए कह नहीं सकते। अभी ट्रंप को वैसे भी सरकार संभालने में, सत्ता संभालने में वक्त है। वो जनवरी में सत्ता संभालेंगे, उसके बाद ही वो कोई इफेक्टिवली कुछ कर पाएंगे। लेकिन तब तक जो है मुझे लगता है बांग्लादेश पूरी तरह से बदल चुका होगा, वो इस्लामी मुल्क हो चुका होगा। और हिंदू जो वहां 6% है, मुझे लगता है 6% से भी उनकी 1-2% उनमें कमी आ जाएगी। कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ मार दिए जाएंगे, कुछ वहां से भगा दिए जाएंगे। अब आप सोचिए कि ये बांग्लादेश में एक हमारे पास ताजा उदाहरण है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हम देख रहे हैं उसी बांग्लादेश को तो भारत में भी दोहराने की बात लोग कर रहे थे। भारत में तमाम विपक्षी नेता और राकेश टिकैत जैसे लोग और भारत के विपक्षी नेता, भारत के बहुत सारे एक्टिविस्ट, भारत के बहुत सारे सो कॉल्ड पत्रकार वो खुलेआम कहते थे कि भारत में भी बांग्लादेश होना चाहिए। तो मतलब वो हालांकि उनका कहने का मतलब ये था कि नरेंद्र मोदी भाग जाए और भारत को कोई बांग्लादेश बनाना है। वो ये कहना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को टॉपल करना है। अब वो नहीं कर पाए और उसकी गुंजाइश भी नहीं लगती कि मोदी की सरकार को गिरा पाएंगे, क्योंकि फिर कह रहा हूं भारत की जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योर है। इसलिए इस तरह से वो भारत में सरकार तो नहीं गिरा पाएंगे। हालांकि कोशिश हुई थी, कभी सीए के नाम पर जो आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन हुए, ये सब सरकार को टॉपल करने की एक पूरी की पूरी साजिश थी जिसमें अब तक वो सफल नहीं हुए हैं। तो जो काम डेमोक्रेसी को हमने बचा कर रखा है, इसलिए भारत में इस तरह से बांग्लादेश नहीं बना सकते। पर सवाल यह है कि डेमोक्रेसी भारत की तब तक बची हुई है जब तक कि भारत की डेमोग्राफी बची हुई है। अब डेमोग्राफी में जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तभी तक भारत जो है बचा हुआ है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होंगे उस दिन भारत नहीं रहेगा। जिस तरह से बाकी देश जो हैं वहां पर अब डेमोक्रेसी नहीं है और वहां सेकुलरिज्म नहीं है, क्योंकि हिंदू हैं इसलिए भारत में सेकुलरिज्म है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो इसीलिए जो है भारत अब तक बचा हुआ है। लेकिन अगर भारत की डेमोग्राफी बदल गई तो फिर क्या होगा? भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी तो फिर पूरा भारत बदल जाएगा। फिर भारत में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो फिर भारत में जो है वो सेकुलरिज्म नहीं रहेगा, साथ साथ भारत में संविधान नहीं रहेगा। तो सच बात तो यह है कि भारत के संविधान को अगर आज किसी चीज से खतरा है तो वो भारत की डेमोग्राफी चेंज से खतरा है। भारत में मुसलमानों की और मुसलमानों में भी घुसपैठियों की बढ़ती जो संख्या है उससे भारत को आज सबसे बड़ा खतरा है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग संविधान की हिफाजत की बात करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या अखिलेश यादव हों, या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी हों, वो कभी भी डेमोग्राफी चेंज पर कुछ नहीं बोलते। वो कभी भी नहीं कहते कि जो अवैध रूप से घुसपैठी आ गए हैं उनको जो है देश से निकाला जाना चाहिए। वो कभी भी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, बल्कि यहां तक तो झारखंड में तो बाकायदा कांग्रेस के नेता ने, जो झारखंड के गुलाम अहमद मीर हैं, जो झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक सभा के अंदर खुलेआम बोल दिया कि हमारी सरकार 1 दिसंबर को आएगी और उसके बाद जो घुसपैठी हैं उनको भी 450 रुपए की कम दर पर जो है वो गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। तो घुसपैठियों को निकालने के नाम पर ये लोग कुछ नहीं बोलते, घुसपैठियों को रोकने के नाम पर ये कुछ नहीं बोलते, डेमोग्राफी चेंज के नाम पर कुछ नहीं बोलते। जबकि सच बात यह है कि भारत की डेमोग्राफी को सबसे बड़ा खतरा जो है, भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के संविधान को सबसे बड़ा खतरा डेमोक्रेसी चेंज से। अब मैं इसको आपको उदाहरण दिखा रहा हूं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये खतरा जो है बड़ा 100-200 साल 300 साल का है। ये खतरा अब जो है 20-30 साल का हमारे सामने जो है एक जो कह सकते हैं कि विंडो है। इस 20-30 साल में अगर हमने स्थिति भारत में सुधार ली तो ठीक है, नहीं तो भारत में क्या कुछ होने वाला है उसका आपको छोटा सा नजारा आपको दिखाता। अब 2 राज्यों में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, झारखंड और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में। अब इन 2 राज्यों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स को देखिए। ये देखिए, ये रिपोर्ट आपको पहले रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये हेडिंग क्या कहता है? ये हेडिंग कहता है आदिवासी घटे मुस्लिम बढ़े। ये झारखंड का है। झारखंड के संथाल परगना में, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आदिवासी आबादी है करीब 16% तक बढ़ गई है, और इतनी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम जो है उनकी बढ़ गई है। अब इसमें मुस्लिम जो है ज्यादातर घुसपैठिए बताए जा रहे हैं, जो झारखंड में आते हैं बांग्लादेश के रास्ते। पूरा एक कॉरिडोर है, बांग्लादेश से घुसते हैं और उसके बाद वो झारखंड तक पहुंच जाते हैं। तो ये संथाल परगना और झारखंड में, वहां पर आदिवासियों की आबादी घट रही है 15-16% तक। मुसलमानों की इतनी आबादी, मुस्लिम आबादी वहां करीब करीब 30% आज बताई जा रही है। ये एक झारखंड की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ संथाल परगना, एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संथाल परगना में आदिवासी आबादी जो है कैसे कम हो रही है। तो ये डेमोग्राफी चेंज है जो आज भारत के संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिस पर राहुल गांधी और विपक्ष कभी नहीं बोलता। तो इस बात को समझने की जरूरत है। ये मैंने आपको झारखंड की खबरें दिखाई। अब मैं आपको मुंबई, महाराष्ट्र की खबरें दिखा रहा हूं। महाराष्ट्र में मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में एक खबर देखिए, महाराष्ट्र की एक खबर क्या कहती है। महाराष्ट्र की एक खबर कहती है, महाराष्ट्र चुनाव के बीच इस रिपोर्ट से हलचल, 2051 तक मुंबई में 51% घटेगी हिंदुओं की आबादी। हिंदुओं की आबादी 51% तक घट जाएगी, ये रिपोर्ट कहती है। और ये रिपोर्ट किसकी है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। टिस जो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, महाराष्ट्र की, मुंबई की बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, उसकी एक अध्ययन रिपोर्ट ये कहती है। और इसने अध्ययन रिपोर्ट जो है, इसमें बड़ा गहराई तक उसमें उन्होंने अध्ययन करने के बाद ये खुलासा किया है। एक और रिपोर्ट देखिए, मुंबई में खतरे में है हिंदू। तो मुंबई में हिंदू खतरे में है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और इस बात को समझ लीजिएगा, जो लिखा है ना मुंबई में खतरे में है हिंदू, तो खतरे में जहां हिंदू आते हैं, वहां पर जहां जहां भी हिंदू खतरे में आता है, वहां पर सबसे पहले लोकतंत्र खतरे में आता है और उसके बाद पूरा देश खतरे में आ जाता है। हिंदू खतरे में आता है वो वहां जहां जहां हिंदू कम होते हैं, वहां वहां अलगाव की आवाज उठती है, वहां वहां अलग देश बनाने की मांग उठती है, वहां वहां पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए दिखते हैं। इस बात को समझिएगा आप अच्छी तरह से। अब ये जो टिस की रिपोर्ट है, इसके कुछ बिंदु आपको बता देता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो हमें आने वाले खतरे की आहट का संकेत देते हैं। और ये खतरा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये जो टिस की रिपोर्ट है, ये मैंने जैसे बताया, ये कहती है 2051 तक महाराष्ट्र में, मुंबई में हिंदुओं की संख्या 51% तक कम हो जाएगी। वहीं बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास की तादाद बढ़ जाएगी। ये रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदू जो आबादी है वो 51% तक उनके उसमें का। अब ये 51%, सोचिए कितना बड़ा डेटा है, ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। और ये बहुत नहीं, 2051 तक ये कह रहे हैं, यानी आप समझ लीजिए 2024 में 51 बहुत ज्यादा समय नहीं, हमारे पास 20 से 30 साल का विंडो है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसमें यह भी कहते हैं कि 2061 तक, ये जो रिपोर्ट है इसमें पुराना अध्ययन किया गया है, 1961 में मुंबई जो है वहां पर हिंदुओं की आबादी 88% थी, लेकिन 2011 में यह घटकर 66% रह गई। सोचिए, 88 से 66, 20% हिंदुओं की आबादी अकेले मुंबई में कम हो गई। और अभी जब जनगणना होगी तो ये 66% से भी घट करके आपको समझ में आएगा। आप मुंबई में कहीं चले जाइए, आपको ज्यादातर जगह पर बुर्के वाली महिलाएं, टोपी वाले जो है वो सब आपको, वो बड़ा विजुअली आपको दिखेगा कि मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई है।
इसके साथ साथ अब 1961 में जो मुस्लिम आबादी वहां 8% थी, वो आज जो है उनमें उन मुस्लिम आबादी जो है 21% हो गई। 8 से 21, 8 8 दूनी 16, 8 24, लगभग 3 गुना आबादी इनकी बढ़ गई है। और अब ये कहते हैं कि 30% 1951 तक मुसलमानों की आबादी 30% हो जाएगी। तो सोचिए कि डेमोग्राफी बदलेगी पहले, उसके बाद डेमोग्राफी बदलने के साथ जो है सीधा सीधा डेमोक्रेसी बदलेगी। और डेमोक्रेसी को बदलने के लिए किस तरह की साजिश हो रही है, इस बात को भी समझिए। मुझे नहीं पता कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे क्या होंगे, लेकिन डेमोग्राफी चेंज के लिए तमाम तरह के फतवे दिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि मुंबई, महाराष्ट्र में भी फतवा दे दिया गया है। कभी उलेमा बोर्ड आता है, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आता है, कभी और तरह की सभाएं होती हैं। वो सब सभाओं में फतवे जारी कर दिए गए हैं और ये कह दिया गया है कि जो है जो महाविकास आघाड़ी है, जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उसको वोट करना मुसलमानों को, और वहां एक तरफा वोट देने की तैयारी है। तो इस तरह से ये लोग वोट जिहाद के लिए काम करते हैं। और आपको एक और चीज दिखाता हूं, देखिए होता क्या है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, ये लोहरदगा झारखंड में, ये झारखंड में एक फतवा जारी किया गया। और अब आप ये सोचिए कि किस तरह से घुसपैठिए जो हैं वो इन फतवों के अंदर घुसपैठिए जगह पा रहे हैं। घुसपैठिए पहले हमारे देश में जगह पा रहे हैं और उसके बाद इन 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 जो है फतवों में जगह पा रहे हैं। और दरअसल इन फतवों में जगह पाने का मतलब यह है कि घुसपैठिए भी वोट जिहाद का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये जो जमीयत उलेमा लोहरदगा का जो फतवा है, ये फतवे में साफ तौर पर यह भी लिखा है कि जो वक्फ बोर्ड, वक्फ कानून के खिलाफ जो वक्फ का बोर्ड कानून में जो संशोधन की बात कर रहा है, यानी कौन, नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए की सरकार, वो उसके खिलाफ वोट करने के लिए फतवा कहता है। दूसरी तरफ ये फतवा ये भी कहता है कि घुसपैठियों के बहाने डराए धमकाए जा रहे हैं। यानी ये लोग कहते हैं, ये फतवा कहते हैं कि घुसपैठिए कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ टिस की रिपोर्ट है, एक तरफ ये लोहरदगा का फतवा है, दूसरी तरफ टिस की रिपोर्ट है। अब आप किसको मानेंगे, आपको तय करना। आप समझ सकते हैं कि टिस जैसी संस्था है, दूसरी तरफ ये फतवा कहता है कि मुसलमानों के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है, जबकि टिस की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि जो घुसपैठियां, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां, उनकी तादाद बढ़ रही है और वो पॉलिटिकली उनको यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें आप इनको अगर आप एक को दूसरे से जुड़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक तार समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे घुसपैठियों को भारत में बसाया जा रहा है, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, कैसे उनको जो है वोटर बना दिया जाता है, कैसे वोटर बनाने के बाद वो डेमोक्रेसी को बदलते हैं। क्योंकि वो धुले महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण हमारे सामने है कि पहले वो पूरा का पूरा जो है डेमोक्रेसी को बदलते हैं, डेमोक्रेसी के साथ साथ डेमोग्राफी बदल जाती है, डेमोग्राफी बदल जाती है तो उसके बाद जो है आपकी डेमोक्रेसी रहती नहीं, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन आएगी। और फिर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन आने के बाद फिर आपके पास सबसे पहला हमला जो है हिंदुओं पर होता है और फिर उसके बाद संविधान पर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो ये गेम है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये गेम जो है खुलेआम चल रहा है और दुर्भाग्य से भारत का विपक्ष जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई है। घुसपैठियों को निकाला जाए उसको लेकर विपक्ष बोलता नहीं। घुसपैठिए भारत के लिए खतरा है, ये विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से आपने कभी भी सुना हो तो बताइएगा। घुसपैठिए संविधान के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, या आपने कहीं भी सुना होगा तो आप मुझे बताइएगा। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये घुसपैठिए उनके लिए वोट बैंक है। ये वो वोट बैंक है जो दरअसल वोट जिहाद करता है और वोट जिहाद करके इस देश को पूरी तरह से बदलने की और इस देश को तबाह करने की, बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। इस साजिश से आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। कैसे इस चीज को पलटा जा सकता है मैं नहीं जानता, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि आप और हम इस बारे में बात करें, घुसपैठ को एक खतरा माने, घुसपैठ को एक चुनौती माने। मैं ये भी मानता हूं, मैं किसी दिन उस पर भी बात करूंगा कि बीजेपी के लिए अब चुनौती है। बीजेपी अगर इन 2 स्टेट में जीत जाती है तो बीजेपी को घुसपैठियों को निकालने के लिए वास्तव में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ा, बल्कि नहीं जीतती है तब भी बीजेपी को घुसपैठियों को रोकने के लिए, उनको भगाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन चुनाव में बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठा रही है। तो बहरहाल ये इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा, लेकिन आज इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डेमोग्राफी बदलेगी तो डेमोक्रेसी बदलेगी, और डेमोक्रेसी बदलेगी तो हिंदुओं पर हमला होगा, हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है, और भारत को बांग्लादेश बनाने की जो इनकी साजिश है, जो इनका सपना है, वो सच हो सकता है। तो डेमोग्राफी के बाद डेमोक्रेसी बदलेगी और उसके बाद संविधान और हिंदू दोनों ही खतरे में आएंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस खतरे को समझना, इस खतरे के खिलाफ आवाज उठाना, इस खतरे के खिलाफ संगठित होना। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।